अपने आशी रोशनी से। डियर स्टूडेंट्स, एक आप लोग की जो बीच में जो तालियां हैं उसके लिए मैं बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भारत जी। एक तरफ विनय भारत जी हैं, साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तरफ मैं हूँ, कहते हैं लोग कि विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं हैं, और मिलती तभी है जब नदी सूख जाती है। लेकिन वो दो किनारे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो साहित्य हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, हम प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति के अंग हैं, और सारी प्रकृति एक होती है, उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ये विभाजन जो है, ये साहित्य है, ये विज्ञान है, ये सोशियोलॉजी है, ये वकालत है, ये प्रोफेशनल है, आर्ट्स है, ये हमारे बनाए हुए सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ये बनाई हुई लकीरें हैं। प्रकृति सारी एक है, और अगर हम पूरी प्रकृति को एक साथ देख नहीं पाएंगे, और हम भी उस प्रकृति के अंग हैं, उसी प्रकृति के हम भी अंग हैं, तो एक साथ हम पूरी प्रकृति को अगर देख नहीं पाएंगे और उसका अपने को उसके साथ आत्मसात नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये जो काल्पनिक लकीरें हमने खींची हैं वो फिर हमें विभाजित करती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने इस विषय को उठाया। सर, इसके पहले अपने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी माननीय राहुल जी अपने को बहुत अच्छी बातें बता करके गए। क्योंकि वो प्रशासन में है तो बहुत सारी जानकारियां उनको हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भाषा एक बैरियर हो जाती है बहुत बार। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में ये बैरियर जो है वो छोटा होगा, क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके मुताबिक हम वर्नाकुलर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी भाषाओं को प्रमोट कर रहे हैं। मैं इस दंश से बहुत बार गुजर चुका हूँ, इस भाषा के दंश से मैं बहुत बार गुजर चुका हूँ। विशेष करके IIT कानपुर में जब मैंने पढ़ने के लिए MSc में एडमिशन लिया था, तो यहाँ से पटना से BSc करके जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे अंग्रेजी बोलनी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं बोल लेता था। लिखनी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं लिख लेता था। पढ़नी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं पढ़ लेता था। लेकिन एक काम जो मैं नहीं कर सका, अंग्रेजी सुननी मुझे नहीं आती थी, और वो मैं नहीं ही सुन पाया। हमारे प्रोफेसर क्लासरूम में आने के बाद अंग्रेजी में वो क्या पढ़ा रहे, क्या बोल रहे होते थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर का विज्ञान समझना और उसके अंदर का गणित समझना तो बहुत दूर की बात है। वो बोल क्या रहे हैं ये भी पता नहीं होता था हमें। और ऐसी ही परिस्थिति में मैंने पूरा सेमेस्टर गुजारा, और पूरा एक सेमेस्टर तो गुजरा ही गुजरा। उसके बाद जाकर थोड़ा थोड़ा सुनना का अभ्यास बना, और तब फिर पता चलने लगा अच्छा ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो समझ में आने लगा।
सुनना, किसी दूसरी भाषा जिस पर अपनी महारत नहीं है उस भाषा में होते हुए वार्तालाप को सुनना, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा। क्योंकि जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, उसकी वो एक धारा प्रवाह उसकी बातें निकलती है। पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय अगर आप अंग्रेजी नहीं आती है ठीक से, अंग्रेजी की किताब है तो कोई बात नहीं ना, ये जो वाक्य मुझे नहीं समझ में आता है उसको हम दोबारा 4 बार पढ़ सकते हैं। अगर मुझे लिखना है, मेरे को आ नहीं रहे, शब्द नहीं आ रहे हैं, तो मेरी कलम थोड़ी देर रुकी रहेगी, फिर हम ढूंढेंगे शब्दों को, ढूंढ ढांड करके कुछ ना कुछ तो लिख ही डालेंगे। लेकिन वहां अपना कोई जोर नहीं है। वो अगर 1 मिनट में 20 शब्द बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं 20 शब्द, वो 19 नहीं होने वाले, दोबारा मुझे सुनने का मौका मिलने वाला है नहीं। तो पूरी IIT कानपुर की जो हमारी शुरुआत की पढ़ाई है, करीब साल भर की, वो इसी में से गुजरी है। और बड़े एक आश्चर्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक कुतूहल का विषय है कि भारतीय भाषाओं को प्रभावी बनाने के लिए जितनी योजनाएं बन करके उनके प्रपत्र आते हैं, वो सब अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। वो सब अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। उसको कार्य रूप में कैसे परिणत करना है, इसके लिए जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कार्य योजनाएं बनती हैं, उसके अंदर में सारे जो विचार विमर्श होते हैं अधिकांश वो अंग्रेजी के अंदर होते हैं। जितने वो विद्वत जन उसके ऊपर समीक्षाएं करते हैं, उसके प्रभावों की गणनाएं करते हैं, वो सब भारतीय भाषाओं में नहीं होगा कि अंग्रेजी में होते हैं। उनके जो किताबें छपती हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, वो सब अंग्रेजी में छपती हैं। कई सारी चीजें। सर, एक हमारे वाइस चांसलर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब नहीं है, तो वो आप ही उनको प्रतिनिधि करेंगे उसका। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब जो यहाँ पर अभी सशरीर उपस्थित हैं। बाकी लोग जो है वो आत्मा, आप मान सकते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ अभी भी है, हमें सुन रही है, हमें सुन रही है। एक बात जो कही गई, रिसर्च का विषय वैसे कल शायद मुझे लेने को कहा है आपने, लेकिन बात जो कही गई कि हम PhD तक में आकर के रिसर्च को रोक देते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना चाहिए। ये बहुत 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 मौलिक समस्या है। और मौलिक इस सेंस में नहीं है कि हमारे जो रिसर्च हो रहे हैं और जो PhD हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में, जो शोध कार्य हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ये मौलिक इसलिए है कि हम तो बचपन से वही सिखा करके चल रहे हैं। क्यों पढ़ाई करना? इम्तिहान देने के लिए पढ़ाई करना। क्यों पढ़ाई करना? स्कूल क्यों जाना? स्कूल के होमवर्क आकर के क्यों बनाना? तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बनाना। तो हमने बचपन से वही ट्रेनिंग दी है। हमें पढ़ना है किस लिए? नंबर लाने के लिए, परीक्षाओं में पास करने के लिए। वही तो संस्कार है ना। हमें रिसर्च करना है किस लिए? तो PhD का अंक पत्र प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यार्थी, इतने विद्यार्थियों को हमने PhD करा दिया, ये हमारा अंक पत्र है। वो जैसे हम कहते हैं ना 90% हमने नंबर लाया, हमने 97% नंबर लाया, 94% नंबर लाया, तो उससे हमारा आकलन होता है। तो जो रिसर्च करते हैं उसका भी उसी प्रकार का आकलन है कि हमने इतने पेपर पब्लिश कर दिए, हमने इतने लोगों को PhD करा दी, ये कर दिया। हमारा अपना भी जो हमारी पदोन्नति है वो उसके ऊपर आधारित है। तो होना ही है। उसके अंदर में क्या, वो बहुत मौलिक सांस्कृतिक समस्या है। उसका कोई सीधा इलाज नहीं है कि कट गया है तो वहां पर बोरोलिन लगा दो, ठीक हो जाएगा। वो हमारे रक्त को शुद्ध करना पड़ेगा, वो हमारे रक्त प्रवाह को शुद्ध करना पड़ेगा। ये कट गया है तो बोरोलिन लगाने वाली समस्या नहीं है। ये हमारे संस्कृत, हमारे ज़हन के अंदर में ये
शुरू से घुसा हुआ है कि हम पढ़ाई करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके उद्देश्य पर हमने कभी विचार नहीं किया है, हमें उसकी तरफ प्रेरित नहीं किया गया है। हम पढ़ते क्यों हैं? अक्सर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस कैचवर्ड है, ठीक है, अच्छी बात है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, लेकिन आपके हाथों में क्या इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हुनर नहीं होना चाहिए कि हम इतनी महारत हासिल करेंगे जिस भी क्षेत्र में हम हैं कि जॉब क्या है, जॉब तो हमारे आगे पीछे घूमेंगे। जॉब के लिए हम पढ़ाई करें, जॉब के लिए हम पढ़ाई करें, ये तो बहुत छोटा टारगेट सेट हो गया, ये बड़ा छोटे से टारगेट सेट हो गया। वह कोई टारगेट है, वो नंबर लाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, इम्तिहान में अच्छे नंबर आ जाए इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी सी जॉब मिल जाए इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो अपना टारगेट सेट करना है ना, वो थोड़ा सोच समझ के करना है। हर मनुष्य में, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर में अनंत क्षमताएं होती है, अपार क्षमताएं होती है। और आप सोचो थोड़ा, जो यहाँ पर प्रोफेसर और लोग बैठे हैं, आप अपनी कल्पना करो, एक छोटे बच्चे की कल्पना करो जिसको कि आप शुरुआत में जन्म के बाद से कुछ भी सिखाते नहीं हो। आप मतलब 6 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को कुछ सिखाता है क्या? कोई भी कुछ भी सिखाता है क्या? आप शब्द बताते हो क्या? अंग्रेजी के 5 शब्द ये वाले याद कर लो, 5 फलों के नाम याद करो, 5 रंगों के नाम याद करो, उसका सिलेबस होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा बिना किसी सिलेबस के, बिना किसी के सिखाए हुए क्या क्या नहीं सीख जाता। जिस समय 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में स्कूल जाने के लिए वो तैयार होता है, स्कूल में जाता है, क्या उस समय उसको एक पूरी भाषा नहीं आती है क्या जो आप घर पे बोलते हैं? एक पूरी भाषा आती है कि नहीं? और आप जानते हो ना, एक भाषा सीखना कितना बड़ा काम होता है। इतनी भाषा की चर्चा हम लोग कर रहे थे कुछ देर से। एक भाषा सीखना कितना बड़ा काम होता है। और हमारा हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा, वो एक भाषा 2 साल की उम्र के अंदर में बिना किसी के सिखाए हुए पूरी की पूरी सीखता है, कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन के साथ सीखता है। जो भी आप घर पे बोलते हैं वो सीखता है। लाल, पीला, नीला, नारंगी, हर चीज उसको मालूम होती है। क्या छूने से गर्म लगेगा, क्या नहीं छूना है, क्या नहीं करना है, सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है, कैसे नहीं चढ़ना है, हर चीज उसको मालूम होती है। अपार क्षमताएं होती है मनुष्य के अंदर में, अपार क्षमताएं होती है सीखने की, अपार, और अपने हुनर बढ़ाने की अपार क्षमताएं होती है। अगर हमने उसको भूल गए हैं या भुलवा दिए गए हैं और हमें यह सिखा दिया गया है कि आप तो कुछ कर सकते हो नहीं, आपको तो कुछ आता होता है नहीं, आप में तो कुछ करने की क्षमता है नहीं, आपको तो मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ोगे, मैं समझाऊंगा तब आप समझोगे, और जितना मैं समझाऊंगा उतना ही आप समझ सकते हो मैक्सिमम, और वो भी ध्यान से सुनोगे तो, और नहीं ध्यान से सुनोगे तो उतना भी नहीं समझोगे। उल्टा है, हम चक्कर उल्टा चला रहे हैं। हम जो उसकी क्षमताएं हैं उसको बढ़ा नहीं रहे अपने स्कूल कॉलेज सिस्टम में, उसको हम घटा रहे हैं। उसके सोचने की क्षमताओं को हम घटा रहे हैं। क्या हुआ था शुरुआत वाले 2 साल 3 साल के अंदर में? क्या हुआ था? बच्चों ने अपने खुद से सीखा था,
सेल्फ स्टडी की थी, है ना? किसी ने नहीं सिखाया था, कोई होमवर्क वर्कशीट नहीं दी गई थी, वो सारी सेल्फ स्टडी हो रही थी। और कैसे हो रही थी सेल्फ स्टडी? यहाँ क्या हो गया, वहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो घटनाएं देख देख करके, दुनिया में होने वाली घटनाएं देख देख करके और खुद से उसको समझ करके उसके रूल्स बना रहे थे। वो बच्चे उसके रूल्स बनाते हैं, वो कई घटनाएं देख करके कॉमन रूल्स उसमें से निकाल लेते हैं और उस कॉमन रूल्स के आधार के ऊपर आगे की चीजें वो करते हैं। और हम अपने स्कूल कॉलेज के सिस्टम में हमने उल्टे सीधे टारगेट तय किए हुए हैं। सेमेस्टर सिस्टम है, इस सेमेस्टर का ये वाला सिलेबस है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जून जुलाई में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये पहले सेमेस्टर का टॉपिक है, ये दूसरे सेमेस्टर का टॉपिक नहीं है। उस समय किताब बंद करके रख देना। आप देखो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हो गए यहाँ पे। क्लास 9th में आपको कहा जाता है कि मैकेनिक्स पढ़ लो, मोशन पढ़ लो, प्रेशर पढ़ लो, साउंड वेव्स पढ़ लो, ग्रेविटेशन पढ़ लो, थोड़ा हीट पढ़ लो, टेम्परेचर, ये सब पढ़ लो। फिर आप 9वीं से जाते हो 10वीं में, इन सब चीजों को ताले में बंद कर दो। अब ऑप्टिक्स पढ़ने का समय आया है, अब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ने का समय आया है। साल भर तक वो सब पढ़ना, ओम्स लॉ पढ़ना, फैराडे के लॉ के इंडक्शंस पढ़ना, ये सब काम करना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना, ये सब काम करना, लेंसेज पढ़ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप करना। फिर वे 11वीं में जाना, इन सबको फिर से पैक करना। इन सब ये सारे फैराडे और ओम और एम्पियर और गॉस जितने हैं ना, उन सबको कहो कि हो गया, बहुत हो गया, अब आप बैठिए। उन सबको एक किनारे में धकेल देना और फिर से न्यूटन को जिंदा करना ग्रेविटेशन के लिए। अरे पहले 3 साल में मैं मालिक था कि मैं कब क्या पढ़ूंगा, किस दिन पढ़ूंगा, दिन में पढ़ूंगा, रात में पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, कब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, कब मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, कब मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, मैं मालिक था। और मैंने उस मॉडल में जी करके दिखाया 3 साल, जब तक कि आपने मुझे स्कूल में नहीं डाला, कि ये कितना सक्सेसफुल मॉडल था, ये कितना सक्सेसफुल मॉडल था। और आप इतने बड़े बड़े शिक्षाविदों ने ब्लू टेक्सोनोमी, जाने पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े शब्द होते हैं, वो कॉग्निटिव साइंसेस बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कुछ बड़े बड़े नाम होते हैं, शिक्षाविदों ने रखे हुए हैं। क्या मॉडल बनाया है। सब लोग परेशान है कि बच्चों के दिमाग से इम्तिहान का स्ट्रेस कैसे निकाला जाए। प्रधानमंत्री को खुद हर परीक्षा के पहले आना पड़ता है। प्रधानमंत्री को हर बार, हर साल परीक्षा के पहले आ करके थोड़े हंसी मजाक करके और ये करके वो करके बच्चों को उस स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या ये मॉडल बना दिया भाई। तो अपनी जो सारी पढ़ने की, सीखने की क्यों जरूरत है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, हमारा बच्चा तो कभी ये सोच करके नहीं सीखता था कि हम क्यों सीख रहे हैं। अब कुछ भी करो तो लोग पूछते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। कोई रिसर्च करो, बताओ कि हमने ये रिसर्च किया, तो लोग पूछेंगे अच्छा इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अरे काहे का एप्लीकेशन। अरे हमने कुछ नया किया, कुछ नया काम किया, कुछ नई बातें की, कुछ नए रिसर्च किए, कुछ नई चीजें निकाली। अब एप्लीकेशन करने वाले करे, ना करने वाले ना करे, मेरा का काम हो गया। सीखने का अपना आनंद है ना। हमें बहुत मजा आ गया, हमने कुछ नया काम कर डाला। अब उसके बाद क्या एप्लीकेशन होगा, कोई क्या
वो जैसे ही आप बताओगे मैंने ये रिसर्च किया, अगला सवाल आने ही वाला है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। प्रेस वाले पूछते, आपने ग्रेविटेशनल वेव का नाम सुना है? अभी थोड़े समय पहले ग्रेविटेशनल वेव की बड़ी चर्चा हुई। कोई दो ब्लैक होल आसमान में पता नहीं कितने लाख बरस पहले कभी टकराए थे, और कहते हैं कि उनके टक्कर के कारण से जो हलचल मची वहां पे, वो हलचल चलती 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 उतने लाख वर्षों के बाद धरती से होकर गुजरी। और हमारे वैज्ञानिक लोग सब पहले से तैयार बैठे थे। उनको पता था, महामहिम अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कह के गए थे कि जब ब्लैक होल टकराते हैं तो उसकी वहां से मची हलचल जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, सब तरफ फैलती है, तो धरती से भी गुजरेगी कभी न कभी। और धरती से अगर गुजरे तो क्या होगा धरती पे, इसके लिए वैज्ञानिक लोग पूरा दिन रात मेहनत करके उन्होंने सारा बनाया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो लंबाइयां हैं जिस समय वो वेव गुजरेगी, ये वाली लंबाई छोटी हो जाएगी, वो वाली लंबाई बड़ी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कितनी छोटी हो जाएगी भाई? तो एक के ऊपर आप 25-30 बार 0.0000000 लिख दो, उतने में एक का परिवर्तन होगा। उतने में, उतने सेंटीमीटर की कोई चीज हो तो वो 1 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी। इतना सा परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, हमारे भी वो एक से बढ़कर के एक जिद्दी वैज्ञानिक होते, उसका कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे यंत्र बना लेंगे, उतना सा भी अगर परिवर्तन होने वाला है तो हम उसको नाप लेंगे। और ये है ताकत विज्ञान की और वैज्ञानिकों की। उन्होंने वैसा बनाया, वैसे यंत्र उन्होंने बनाए, लेबोरेटरी तैयार रखी, ऑल द टाइम ऑन, है ना। वो कौन सा कैमरा बोलते हैं? सीसीटीवी कैमरा, ऑल द टाइम ऑन। कभी भी कोई घुसा तो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा उसका। ऑल द टाइम ऑन करके, कहीं तो कोई ब्लैक होल टकराया होगा, कभी तो कोई वहां से हलचल चली होगी, कभी तो हमारे यहां से गुजरेगी। और एक दिन आ गया, बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। उनके यंत्रों के अंदर में कुछ पकड़ा गया, कुछ हुआ, और बिल्कुल उल्लास से सभी झूम उठे। सारी एनालिसिस हुई, पता चला, बहुत पहले, याद नहीं मुझे कितने, 15 लाख साल पहले, 20 लाख पहले, या और 100 लाख साल पहले, उस समय तो याद था जब ये सारी चर्चाएं हो रही थी, तो ब्लैक होल टकराए थे। उनकी हलचल अब पहुंची है यहां, इतनी दूर टकराए थे वो, अब पहुंची है यहां। मनुष्य भी नहीं था उस समय जिस समय वो टकराए थे। यहां मनुष्य तो 5 लाख साल पहले आया है। अगर बायोलॉजी के लोग मुझे ठीक करें अगर मैं गलत कह रहा हूं, कुछ 4-5 लाख साल पहले ही मनुष्य धरती पर है। उससे भी बहुत पहले जो कुछ हुआ था, उसकी हलचल अब गुजर रही है, और उसको मैं, वैज्ञानिक लोग अपने यंत्रों के द्वारा, इतना छोटा सा परिवर्तन होने वाला है, उसको भी पकड़ ले रहे हैं, उसको भी जान ले रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स हम लोगों ने फिजिकली डिटेक्ट कर ली, इसका बहुत शोर हुआ। तो हमारे IIT कानपुर में धनाधन फोन आने शुरू हुए, मुझे भी आए और सब प्रोफेसर लोगों को आए, क्या है ये, क्या है, क्या है। और हर बार वो अंत में ये पूछते थे, इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है। अरे इसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा कि हमने ऐसे उपकरण तैयार किए, और हमारे धैर्य के कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। हमें कुछ नहीं मालूम था कि कब आने वाली है, आ जाएगी कि 1000 साल बाद आएगी, हमें कुछ नहीं मालूम था। ब्लैक होल कब टकराए
कितनी दूर पे टकराए, हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। यहाँ मिसाइल से मिसाइल तो हम लोग टकरवा देते हैं, लेकिन ब्लैक होल से ब्लैक होल टकरवाने की हम लोग की अभी क्षमता अभी नहीं है फिलहाल। तो हमें कुछ मालूम नहीं है कि ये आज ग्रेविटेशनल वेव आएगी या 1000 साल बाद आएगी या 10,000 साल बाद आएगी, लेकिन फिर भी हमने उसको यंत्र को वहां लगाया है। क्या ये तारीफ करने की बात नहीं है? एप्लीकेशन क्या होने वाला है ग्रेविटेशनल वेव का, लोगों को क्या फायदा होने वाला है, गांव के लोगों को क्या फायदा होने वाला है। विचित्र बात है, विचित्र बात है। तो ये जो अपना ये है ना शिक्षा ग्रहण करने का या सीखने का ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सीखना स्वाभाविक इसलिए है कि जब तक आप उसको बाहर से कुछ पंगे नहीं करते हो, अड़ंगे नहीं लगाते हो, अपने सिस्टम में ढालने की कोशिश नहीं करते हो, स्वाभाविक रूप से बच्चे को आप, मनुष्य को आप विकसित होने देते हो, तो वो सीखता ही सीखता है बिना सोचे हुए कि इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है। ये इसको जिंदा रखने का है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि जितना विज्ञान का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, उसके साथ हमें उसकी सारी जानकारियां इसी छोटे से जीवन काल के अंदर में लेके आना है। तो हमें थोड़ा सिस्टमेटाइजेशन तो करना है। हम रैंडम जैसे शुरू में तो 3 साल के लिए छोड़ देते हैं अपना सीखो, तो वो अपनी लोकेलिटी में सीखता है, जितना वो देखता है उसमें से सीखता है। लेकिन अब हमें उसको ज्यादा भी तो सिखाना है ना, तो इसलिए स्कूल का सिस्टम चाहिए, कॉलेज का सिस्टम चाहिए। जब सिस्टम होगा तो बाउंड्रीज भी होंगी, उसके रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, वो होगा, उससे उसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये मूल प्रवृत्ति है, उसको कुचलना नहीं, उसको कुचलना नहीं। ये ध्यान में रखना है। हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? नंबर लाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। परीक्षा में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्या? जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। हमें अच्छे नंबर, कोई भी काम हमने हाथ में लिया है ना, कोई भी काम मैंने अगर हाथ में लिया है, मेरे दस्तखत से अगर कोई खत जा रहा है, उस खत के मजमून में एक नुक्ते की भी गलती नहीं होने दूंगा मैं। मैंने अगर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है, मैंने अगर स्कूल में एडमिशन का फॉर्म भरा है, तो उसमें सर्वोत्तम प्रदर्शन करूंगा मैं, करूंगी मैंने भरा है ये, मैंने हाथ में काम लिया है ये। कोई भी काम हाथ में लेना तो उसके पीछे पूरी शक्ति लगा देना है। कोई भी काम हाथ में लेना, परीक्षा उसका एक अंश है। परीक्षा भी एक काम हमने हाथ में लिया है। कोई भी काम हाथ में लेना तो उसके पीछे पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे पड़ जाना है और उस काम को सर्वोत्तम आकार दे करके छोड़ना है। थोड़ी सी भी उसके अंदर में कोताही नहीं करनी है। इसलिए हमें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, गलत नहीं करना है। लेकिन वो तो हमारा संस्कार हो गया ना, वो तो हमारा संस्कार हो गया। हमारा काम अच्छी तरह से करते हैं, वो भी अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन लर्निंग, सीखना, ये उससे बहुत अलग चीज है। इसीलिए हमने कहा कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, देवीय अनुभूति है। सीखना एक दैवीय अनुभूति है, डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा चलो हमने इतना ये बनाए हैं स्लाइड राइट, आपको दिखा ही डाले ये सब बातें होती है। आप उधर कर रहे हो, तो चलो करते हैं, आगे बढ़िए। आप देखते जाइए एक एक चीज। हाँ चलिए बढ़िए। अच्छा, इसके अंदर बहुत कुछ था। यहाँ देखिए, ये आकाश देखने में अच्छा लगता है क्या? तारे वारे देखने में
दिखते हैं क्या? पहले तो हमें बहुत दिखते थे, छोटी जगहों पे हम रहते थे, उस घर की छत के ऊपर जब रात के समय में सब लोग लेट करके बातें करते थे, खाना पीना करने के बाद आकाश की तरफ देखते हुए तो बहुत सारे तारे दिखते थे, ढेर सारे। और हमारे माता जी बहुत एक्सपर्ट थे उसके अंदर में, कॉन्स्टेलेशन जिसको कहते हैं, पैटर्न्स बताने में कि देखो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसे बनता है, ये होता है, और कितने बजे किस महीने के अंदर में कौन सा कहाँ पर होगा, इसका बड़ा ज्ञान था उनको। उनके पास घड़ी नहीं होती थी और उसी से वो अपना सारा काम, घड़ी का रात वाला काम उन्हीं तारों को देख करके करते कि अच्छा अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी है उजाला होने में, और हर महीने में वो चीजें बदलती रहती थी। आप देखो, आप क्या किसी ऐसी घटना के चश्मदीद गवाह हो सकते हो जो उस समय हुई थी जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था? वकील साहब अगर कोई गवाह पेश करे कोर्ट के अंदर और जो प्रतिपक्षी वकील है वो बताए कि अरे इसका तो जन्म भी नहीं हुआ था, ये कहां से उसका चश्मदीद गवाह होगा? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक ऐसी घटना को अपनी आंखों से सीधा देख रहे हैं? कैमरा नहीं है, उसकी कोई फिल्म रिकॉर्डिंग नहीं है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, उसका कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, उसका कोई फोटोग्राफ नहीं देख रहे हैं। जो घटना घटी है हम उसी को देख रहे हैं, और वो घटना हमारे जन्म से पहले की है। क्या नाम है? लाडली कुमारी। तालियां बजाओ भाई। ये देखो आप, इस पे कुछ लिखा हुआ है। ये जो सप्तर्षि कहते हैं, जिसको मेजर उर्सा कहते हैं, ये तो दिख जाते हैं अक्सर, पॉल्यूशन वगैरह होने के बाद भी कब दिख जाते हैं सामान्यतः। तो उसमें आप देखो, एक जो उधर कोने का तारा है ना, वो तो 124 साल लगते हैं वहां से रोशनी को आने में। कोई 124 साल के है क्या यहाँ पे? और दूसरा तारा जो आपको दिखा रहा हूं दूसरे वाले स्लाइड के अंदर में, जो दिखता है, आसमान साफ हो तो दिखता है, और वो क्या बोलते हैं, शिकारी वाला जो कॉन्स्टेलेशन होता है, हंटर जिसको कहते हैं, तो उसमें जो बीच में 3, आपको अगर याद होगा, हंटर के कॉन्स्टेलेशन में बीच में 3 तारे होते हैं, और कहते हैं कि वो बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि वो अपने वो रखता है, अस्त्र रखता है। तो उसका जो वो है बीच वाला, उस 3 का भी बीच वाला, वो 2000 साल पुराना, 2000 साल लगते हैं वहां से लाइट को आने के अंदर में, हमें दिखता है वहां से जो रोशनी चमका, तो 2000 साल पहले चमका था, हम आज देखते हैं कि चमक रहा है। अभी जो चमक रहा है वो 2000 साल पहले चमका था वो, तो हम उसके चश्मदीद गवाह है, हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं उस चमकने की घटना को। आगे दिखाइए। ये देखो, ये मध्य प्रदेश के अंदर में, अरे वो देवेंद्र शर्मा जी कहाँ पर है? ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय की तस्वीर है ये। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, ना? आप लोग भी मुस्कुरा रहे हो? हाँ, सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हो, किसी ने फोटो खींच ली। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सभी बच्चे एक ही साथ मुस्कुरा रहे थे जो दिख रहे, या आगे पीछे? कोई पहले मुस्कुराया, फोटो खिंच गई, कोई बाद में मुस्कुराया, फोटो खिंच गई, और फिर सब मिलकर के ये फोटो आ गई, या नहीं, एक साथ एक फोटो क्लिक हुआ, जितने बच्चे उस फोटो में आ गए जो दिख रहे हैं वो सब एक साथ मुस्कुरा रहे हैं।
पैनोरामा से खींचा गया है। सर आप लोग, मैडम आप लोग जो मुझे देख रहे हो और पीछे और ऊपर बैठे हुए लोग जो मुझे देख रहे हो, क्या आप लोग एक समय पे, एक क्षण पे मेरी एक ही छवि को देख रहे हो, या आप कुछ दूसरे मेरे देखते हो? मेरा बाद वाला एक्शन वो देखते हैं, पहले वाला भी एक्शन आप देखते हो, या इसका उल्टा ऐसा होता है, या दोनों एक ही छवि देखते हो एक साथ? अलग अलग देखते हो ना? यस सर। आप बैठे हो तो आप जिस क्षण देख रहे हो उससे, अगर ये 6 फीट की दूरी है, अच्छा लाइट जो होती है वो 1 सेकंड में कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। 1 नैनो सेकंड में कितना चलती है? 10 पे पावर 9 से भाग लगा, 3 इंटू 10 पे पावर 8 बोला ना, 10 पे पावर 9 से भाग लगा तो कितना बनेगा? हाँ, -1 नहीं बनेगा। 3 इंटू 10 पावर -1 बनेगा। 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फीट। तो लाइट की स्पीड 1 फीट पर नैनो सेकेंड हुई ना? 1 फीट पर। अब अगर 6 फीट की दूरी पे आप है तो जो आप मुझे देख रहे हो वो 6 नैनो सेकेंड पहले वाले एचसी वर्मा को आप देख रहे हो। और पीछे जो बैठे लोग हैं तो अगर 50 फीट पर बैठे हुए हैं तो इस क्षण से 50 नैनो सेकेंड पहले वाले एचसी वर्मा को वो देख रहे हैं। देख रहे हो? आप प्रकृति को समझोगे जब, उसके नियमों को समझोगे जब, तो कैसा दैवीय आनंद की अनुभूति होगी। हम सब लोग एक हॉल में बैठ करके भाषण सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग एक क्षण पे सोचो तो सब लोग अलग अलग एचसी वर्मा को देख रहे हैं एक टाइम के ऊपर। ये सारे बच्चे एक ही समय पे नहीं मुस्कुरा रहे हैं, फोटो क्लिक की गई है, लेकिन फोटो के कैमरा से जो बच्चों की दूरी है अलग अलग है, तो वो अलग अलग समय की उनकी मुस्कान कैद हुई है इसके अंदर में, है ना? जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपको तुल्य आनंद की अनुभूति होगी। जी आगे चलिए। हम अपने जो कमरे में हवा है, इस हॉल में जो हवा है, अगर मैं कहूं कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से चल रही है, 1800 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी हवा की, हमारे इस कमरे में जो हवा है उसकी एवरेज स्पीड है, तो कैसा मजा आएगा? कोई तूफान नहीं आ रहा है, कोई आंधी नहीं आ रही है, लेकिन 300 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पर अगर आप हवा के अणुओं की चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो जो भी आपके सूत्र बताते हैं वो कुछ 3K कैपिटल T by M कुछ कुछ होता है, उससे आप कैलकुलेट करोगे तो वो हवा के लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान का ले लो चाहे चाइना से ले लो, कोई बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड नहीं लेके आई है अभी तक। हाँ? और वो इस कमरे की हवा के अणु जो हमारे बिल्कुल सहजता के साथ हमारे आसपास है, इतनी स्पीड से चल चल करके आपस में नाच कूद रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक विचरण कर रहे हैं, मेरे से भी टकरा रहे हैं, मेरे को भी हिट कर रहे हैं, इसी स्पीड से 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिन रात हिट कर रहे हैं। हम सोए रहे तो हिट कर रहे हैं, जगह रहे तो हिट कर रहे हैं। कितनी अलग दुनिया लगती है।
अगर आपको पता है ये सारी चीजें और आपने स्वयं से सीखा है इसको और परीक्षा में लिखने के लिए नहीं सीखा है तो आपको ये दिखेगा। आप जब आओगे अपने कमरे में तो आपको ये दिखेगा और परीक्षा के लिए अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो आपको नहीं दिखेगा। तो परीक्षा में नंबर लाना तो बाय प्रोडक्ट हो गया ना। अगर हमें चीजें दिख ही रही है तो इम्तिहान में लिखने में कौन सा हमें आलस्य होने वाला है? वो तो मेरे लिए तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। इसको ये है असली। तो जो कहते हैं ना संत लोग, ईश्वर में ध्यान लगाओ, ये तो माया है, ईश्वर में ध्यान लगाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। आप प्रकृति को सचमुच उसको समझिए और खुद को उसका अंग महसूस कीजिए कि हम भी उसी प्रकृति के अंग हैं। तो क्या आनंद मिलने वाला है और क्या कितनी सारी चीजें अपने को समझ में आने वाली है और कितना उसकी अनुभूति रियलाइजेशन होने वाला है। आगे बढ़िए। और एक तरफ तो हम लोगों ने बात करा वो 2000 साल लगते हैं लाइट को चलने में, वैसी दूरियों की बात करते हैं हम। और दूसरी तरफ रदरफोर्ड साहब ने निकाल करके दे दिया 1911 में अपने प्रयोग करके। उस समय उनको पता नहीं था कि इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है कि हर एक एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस बैठा है ना। उधर सबसे उधर का चित्र, हर एक एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस बैठा है और उस न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 पे मतलब 0 के बाद डेसिमल लगा करके 15 बार आप 0 लिखो, उसके बाद फिर 1 लिखो उतने मीटर, या 13 बार 0 लिखो उसके बाद 1 लिखो, 0.0000 13 बार 0 लिखो तब 1 लिखो, उतने सेंटीमीटर का साइज है न्यूक्लियस का। अब आप देखो हम किस चीज को देख रहे हैं। एक और हम उस दूरियों को देख रहे हैं जिसको कि चलने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलने वाले को भी 2000 साल लगते हैं, वो भी मेरे लिए सर्वसुलभ है। और दूसरी तरफ एटम्स, हमारे शरीर में एटम, हमारे हाथ में पकड़ा है माइक उसमें एटम, गिलास में पानी पी रहे हो पानी में एटम, गिलास में एटम, इतना सर्वसुलभ है। और उसके अंदर के न्यूक्लियस को नाप रहे हैं हम, 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर को नाप रहे हैं हम, और अलग अलग न्यूक्लियाई का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका 2 × 10⁻13 है तो इसका 2.5 × 10⁻13 है। ऐसे हम दुनिया को देख रहे हैं। वो जो चक्षु है, वो संसार को देखने के वो जो चक्षु है, वो जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, उनकी अनुभूतियों में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिन्होंने उस प्रेम रस का रसास्वादन कर लिया मीराबाई की तरह, उनकी जो अनुभूतियां हैं संसार की, और जो माया के बंधनों में ही घूम रहे हैं, मेरे पास इतना नहीं, उतना 90 नंबर नहीं आए, 95 नहीं आए, 87 नहीं आए, उनकी जो अनुभूतियां हैं एकदम अलग है। एक आनंद दे रही है तो दूसरा दुख दे रही है, एक आनंद दे रही है दूसरा दुख दे रही है। 87 आ गए तो 88 क्यों नहीं आए, 88 आ गए तो 90 क्यों नहीं आए, 90 आ गए तो 95 क्यों नहीं आए, और 100 आ गए तो दूसरे को 100 क्यों आ गए। वहां मुश्किल है। क्या है, 100,000 लोगों को 100 आ रहे हैं, मुझे भी 100 आ गया, तो मजा नहीं आया। 100 आने पर भी मजा नहीं आना। हाँ, इसमें क्या मजा है। एक तरफ 2000 साल लग रहे हैं लाइट को, उसको भी मैं उतनी दूरी को भी देख रहा हूं जो पता नहीं कितने 15 लाख साल पहले ब्लैक होल टकराए थे, उसको मैं आज अपने टेबल के ऊपर उसका असर देख रहा हूं। दूसरी तरफ ये 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर की बातें कर रहा हूं मैं, और सब कुछ मेरे सामने में, उसका मैं सीधा अनुभव कर रहा हूं। आइए
तो ये जो अपना विराट स्वरूप है ना, तो उसका जब आपको दर्शन होगा तो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। अर्जुन के सारे भ्रम कभी खत्म हुए। कृष्ण जी ने बहुत सिखाया। कृष्ण जी बहुत अच्छे शिक्षक थे। अच्छे शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, जो सामान्यतः नहीं मिलता है, कि अच्छे शिक्षक को धैर्यपूर्वक विद्यार्थी की बात को ससम्मान सुनना चाहिए। अच्छे शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये, कि विद्यार्थी की बात को सम्मान पूर्वक धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और तब फिर उससे शास्त्रार्थ करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो बहुत सिंसियर है। तो सिंसियर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो सिंसियर नहीं है वो तो कहेंगे सिलेबस में नहीं है। काहे को समय बर्बाद करोगे क्लास का, इम्तहान में नहीं आने वाला है, उनको छोड़ दीजिए। जो सचमुच हृदय से जो हृदय से शिक्षा को बड़ी अपनी भक्ति भाव के साथ जो उसका आदान प्रदान करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। विद्यार्थी जब कुछ बोलते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो शिक्षकों का अनुभव इतना होता है कि उनके 2-4 शब्द बोलते ही वो समझ जाते हैं वो क्या पूछने वाले हैं। अनुभव की बात है। 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो अनुभव हो जाते हैं। अक्सर वही प्रश्न सबके दिमाग में कई बार कॉमन आते हैं, तो पूछते हैं, तो अपने को पता होता है कि अच्छा इसको ये वाला, और उसका प्रश्न खत्म होने के पहले ही हम उत्तर देना शुरू कर देते हैं। खुदा क्या है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं वो विषय उसको समझ नहीं आया इसलिए वो पूछ रहा है, ऐसा अक्सर नहीं होता है। ऐसा अक्सर नहीं होता है। होता क्या है कि जो आप नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आपने 2 महीने पहले पढ़ाया था, पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, पिछले साल पढ़ाया था, 2 साल पहले पढ़ाया था, 3 साल पहले पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ाया होगा, 3 साल पहले किसी दूसरे शिक्षक ने पढ़ाया होगा, वहां पर कोई एक भ्रम की गुत्थी मस्तिष्क में घुस गई थी और वो अलग अलग रूप से अब बाहर निकल रही है। तो समस्या वहां पर है, ट्यूमर वहां पर है, उसके कारण से सिर में दर्द हो रहा है। आप उसको सिरदर्द की दवा सिरिडोन खिलाते रह जाओगे, उसका सिरदर्द ठीक नहीं होगा जब तक उस ट्यूमर को ठीक नहीं करेगा। और वो कौन सी भ्रम की गुत्थी है और कहां पर है, ये जानने का आपके पास जो इनपुट डेटा है वो उस बच्चे के द्वारा कहे जाने वाले शब्द हैं। वो उसी प्रश्न को जो आपने पहले भी सुने होंगे दूसरे बच्चों से, उसी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। प्रश्न वैसा ही दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसमें थोड़ा अलग। वही मेरे पास इनपुट डेटा होता है जिससे हम जान सकें कि भ्रम है कहां पे, उसको टारगेट करना है। उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द सुनना जरूरी है। आप भगवत गीता के पूरे पहले अध्याय के अंदर में अर्जुन बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, और कृष्ण उवाचो आपको नहीं मिलेगा। वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि अर्जुन को क्या क्या भ्रम है, और उसके बाद जब उसका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच बीच के अंदर में अर्जुन के वो प्रति प्रश्न भी साथ साथ आ रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। उसके बाद का शास्त्रार्थ चल रहा है उनका। फिर भी कहते हैं अर्जुन के तो भ्रम खत्म हुए तो होते ही नहीं है, इतना कोशिश कर लिया कृष्ण भगवान जैसे गुरु ने, और वो फिर भी नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा छोड़ो ये सब तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, इसको विराट स्वरूप के दर्शन करा दो।
और जैसे ही वो विराट स्वरूप का दर्शन किया, एक मुंह के अंदर में सभी पूरे यूनिवर्स से घुसे जा रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, सूरज चंद्रमा सब एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, शून्य से अनंत तक की यात्रा एक ही जगह पे हो रही है। सारे भ्रम खत्म हो गए, तीर उठा लिया, गांडी उठा लिया, आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। ओके, तो जो विराट स्वरूप है अपनी प्रकृति का, उसके दर्शन कर लो, सारे माया मोह भ्रम सब दूर हो जाएंगे, विकार सब दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ोगे। जी चले, हाँ चलिए आगे बढ़िए। फिजिक्स लर्निंग भी ऐसा ही एनलाइटनमेंट है जैसा नरेंद्र को हुआ था, जिससे वो विवेकानंद बने थे। आगे बढ़िए। अच्छा, थोड़ा आप लोग बताओ जरा, किसको किसको पहचानते हो? ऐसे तो किसी ने इनकी फोटो खींच करके नहीं रखी हुई है। हाँ, इन लोगों की फोटो कौन खींचता भाई उस जमाने में, लेकिन कल्पना से एक खास तरह की मूर्त, एक खास तरह के लोगों के लिए लोग बना करके चलते हैं, तो हम लोग उसी प्रचलन से चलते हैं। तो सबसे ऊपर बाईं तरफ स्वामी हाँ तुलसीदास जी, स्वामी तुलसीदास जी, बीच में चैतन्य महाप्रभु, उसके दाहिने रामकृष्ण परमहंस। दूसरी लाइन सबसे बाईं तरफ, बीच में दाहिनी तरफ, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ चलिए आगे बढ़िए। अपना देश जो है वो ऋषियों का देश है। अपना देश जो है वो ऋषियों का देश है। बहुत सम्मान के साथ हम अपने ऋषियों का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन बहुत अलग ढंग से जिया होता है ना। तो अपना, और दूसरा अपना जो देश है वो मंदिरों का देश है। अपने यहाँ एक से बढ़कर के एक मंदिर होते हैं, और संख्या में तो आप पूछो ही मत। कभी कभी बुलडोजर भी चलाना पड़ता है उनके ऊपर, कितने मंदिर हो गए। तो मंदिरों का देश है अपना। आगे, और अपने जो विद्यालय होते हैं, अपने जो स्कूल होते हैं, उसको भी कहा जाता है विद्या का मंदिर बोला जाता है ना। और बहुत सारे अपने जो संस्थान होते हैं शिक्षा के, उनका नाम ही होता है विद्या मंदिर, और विद्या मंदिर क्लासेस भी होते हैं। तो ये दूसरे तरह के मंदिर है, ये टेम्पल ऑफ लर्निंग है। वो टेम्पल्स ऑफ गॉड है, ये टेम्पल्स ऑफ लर्निंग है। अब देखो, आप दोनों में समानताएं देखना, दोनों में विषमताएं देखना। ये जो भगवान के मंदिर होते हैं, जो अपने भारत देश के अंदर में लाखों की तादाद में है, अमूमन क्या होता है? अमूमन साधारणतः मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर जाकर के आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कहीं चंदन लगाते हैं, कहीं परिक्रमा करते हैं। बना निश्चित नियम बने हुए हैं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा ऐसा करना। अच्छा लगता है अच्छा? हाँ, जाते हो मंदिर कोई? अच्छा लगता है। ईश्वर के दर्शन होते हैं क्या? जीवन के अंदर परिवर्तन आता है क्या? दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है क्या? लोभ लालच मोह से मुक्ति मिलती है क्या? अमूमन तो नहीं मिलती है, अमूमन तो नहीं मिलती है। मैं बहुत स्पष्ट, मुझे जो लगता है मैं तो स्पष्ट बोलता हूं। अखंड रामायण का कितना वो भोंपू लगा करके 24 घंटे तक वो पाठ चलाते हैं और सारे मोहल्ले वालों को भी सुनाते हैं। कभी वो भागवत पुराण की कथा कराते हैं, लेकिन वो कथा सुनने वाले, कराने वाले, बांचने वाले का हमें पता नहीं। लेकिन सुनने और करवाने वाले, उनके जीवन में तुम्हें कोई परिवर्तन देखता नहीं हो। हमारे मोहल्ले में होते ही रहती है, कभी ये करवाते, कभी वो करवाते। जीवन में परिवर्तन कहाँ दिखता है? तो जो ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मैंडेट है मंदिरों का, वो पूरा नहीं हो रहा। वो रिचुअल्स पर आकर के रुक जा रहे हैं। रिचुअल्स में कोई खराबी नहीं है, रिचुअल्स में कोई खराबी नहीं है। मुझको रिचुअल्स बहुत भाते हैं, क्योंकि वो मुझे डिसिप्लिन करते हैं। अगर मैं सचमुच स्ट्रिक्टली परंपराओं का पालन करता हूं,
अगर मेरे यहाँ 5 बजे सवेरे उठ करके पहले नहाना जरूरी है तो जरूरी है, 5 बजे उठ के नहाना ही नहाना है। अगर वो चंदन लगाना है तो चंदन घिसना ही घिसना है, लगाना ही लगाना है। बचपन में मतलब मैंने खूब चंदन घिसे हैं। अगर खाने के पहले ऐसा ऐसा करके और पानी का छिड़काव करना है थाली के चारों बगल, एक डिसिप्लिन लाइफ है, वो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। एक संस्कार बनता है कि जो काम हम कर रहे हैं समय से कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। रिचुअल से मुझे कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन रिचुअल्स तक सीमित रहने से गड़बड़ है। वो दिव्य ज्ञान चाहिए, वो दिव्य दृष्टि चाहिए, तब हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, तब हम उस आनंद की अनुभूति में खोएंगे, तब दुनिया हमारे लिए एक खिलौना बन के रहेगी, और तब हम दुनिया में परिवर्तन भी ला सकते हैं। और हम इसी के अंदर हम भी घचपच कर रहे हैं, तो हम क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे? आगे बढ़िए। ये सब अपने रिचुअल से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की कमी दिखाई पड़ती है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पीछे में इधर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ये भी रिचुअल्स है ना, मंत्र पढ़े जाते हैं। और दाहिनी तरफ भी मंत्र पढ़े जाते हैं, 1/2 रो v स्क्वायर प्लस mgh बराबर क्या कांस्टेंट फलाना डिमा का s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब मंत्र होते हैं ना, ये सब मंत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये सब मंत्र है। तो मंत्र के अर्थ आप जो संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं उनके अर्थ पता नहीं लोगों को मालूम होते हैं कि ऐसे ही पढ़ देते हैं। ज्यादातर मुझे लगता है ऐसे ही पढ़ देते होंगे। मैं वो शांति पाठ वाला मंत्र अभी देख रहा था, तो पढ़ने बहुत होता है शांति पाठ, जगह जगह शांति पाठ होता है। और मुझे बहुत बार करने का मौका मिला है, मैं कभी सभाओं में जाता हूँ तो लोग अक्सर सभा खत्म होने के बाद कहते हैं शांति पाठ करना है, तो याद हो गया करीब करीब बहुत बार। लेकिन जब उसके मैं शब्द देखता हूँ तो मुझे ही पता नहीं चलता है कि आगे लिखा हुआ है, वो इतने बड़े बड़े समास कर करके शब्द होते हैं उसके अंदर में। याद कर लोगे B बराबर Q V क्रॉस B, मतलब पता नहीं होगा। वही हो रहा है, वही हो रहा है। उधर अपना वो करते रहो, याद है सब भूते जो करते रहो, इधर अपना E बराबर -d5 dt करते रहो। इसी तरह की चीज हो रही है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने चलिए। मेरे को क्लास 9-10 के बच्चों के बहुत सारे मेल आते हैं, और वो सब लोग बहुत उत्साह में, अक्सर 9-10 क्लास के बच्चे जो होते हैं बहुत उत्साह में मुझे ईमेल लिखते हैं, और वो कहते हैं कि हमें तो साइंटिस्ट बनना है, हमें तो फिजिक्स करना है, मैं तो एकदम फिजिक्स के लिए समर्पित हूँ, ये हूँ, देश का नाम रोशन करना है। बहुत मेल आते हैं मेरे को, अच्छा लगता है। 11-12 बजे पहुंचते हैं तो मेल की भाषा बदलती है। 9-10 तक तो बड़ा मजा आता था साइंस पढ़ने के अंदर में, अब तो भाग लगने लग गया, तो वहां से उनका वो फ्रस्ट्रेशन दिखना शुरू होता है। फिर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मेल कहते हैं मैं छटपटा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बायोलॉजी पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए चला पड़ा हूं, लेकिन मैं चला गया हूं कोटा, तो मुझे फिजिक्स पढ़ने नहीं दी जा रही है। स्कूल में भी वो क्या आजकल क्या शब्द चला है जिसमें जो जाना नहीं पड़, नॉन अटेंडिंग स्कूल, तो वो है नहीं। और वो जो पढ़ा रहे हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ने ही नहीं दे रहे, पता नहीं फॉर्मूले रटवा रहे। तो जिन बच्चों का जबरदस्त उत्साह था साइंस पढ़ने का, वो डैम्पन होता जा रहा है। बीएससी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में, वो अपना रोना रोते, एक से बढ़कर के एक हृदय विदारक मेल पढ़ने को मिलती है मुझे। तो शुरू में जहां स्कूल लेवल के ऊपर लोग प्योर साइंस करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ जाती है नीचे वाले चित्र की तरह, वो अब क्या कर लेते हैं कि वो सब कुछ करेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे। कैसा सिस्टम बना रखा है उन लोगों ने। वो हमारे
वो जिस समय आया उस समय तो बड़े उत्साह में आया था कि हमें साइंस पढ़ना है, और जब यहां से जा रहा है तो कह रहा है साइंस नहीं पढ़ना है, अपने को और ही कुछ करना है। वो सोचने की बात है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, कई सारे और चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऊपर थोड़ा कट गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। पता है आपको किसको कहते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। हाँ, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो प्राणी जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, बचाना है उनको, और उनको बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है। और अभी प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि इतने टाइगर थे और अब इतने बढ़ा दिए हमने, 2.5 गुने कर दिए, हमने 3 गुने कर दिए, तो बड़ा ये जो स्पीसीज है, ये जो प्राणी है विलुप्त होने की कगार पे है, तो उनको बचाने की और बढ़ाने की मुहिम लोग चला रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए जरा, और 2-4 प्राणी देखें। हाँ, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। ये भी विलुप्त होने वाला प्राणी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट फिजिक्स टीचर। खत्म हो रहे, तेजी से खत्म हो रहे, बचाना है उसको, आंदोलन चलाना है। जैसे टाइगर को बचा रहे हैं, ब्लैक रीनो को बचा रहे हैं, इसको भी बचाना है, उसके लिए भी आंदोलन करना है, एनजीओ को सामने आना पड़ेगा। सामाजिक समस्या है, नहीं मिल रहा जो है, उनकी भी सेहत ठीक नहीं है, जो है उनकी भी सेहत ठीक नहीं है। उनको भाई थोड़ा अच्छा खाना पीना खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त बनाओ उनको, और संख्या बढ़ाओ, उनकी संख्या बढ़ाना है। तो आप सब लोग ध्यान रखना है इसको। क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्राणी है ये, इसकी संख्या बढ़ाना है, और बढ़ाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। अपने को ठीक ढंग से प्रकृति को समझना है, अपना साइंस पढ़ना है, उसका अनुभव करना है, अच्छे नंबर लाना है, लेकिन अच्छे नंबर लाके रुकना नहीं है। जब तक वो एनलाइटनमेंट नहीं हो रहा, जब तक वो दिव्य अनुभूति नहीं आ रही, तब तक नंबर लाने का बहुत फायदा नहीं होने वाला है। नंबर लाने हैं, लेकिन वो दिव्य अनुभूति भी प्राप्त करनी है, और बाद में शिक्षक बनना है। इस प्राणी को बचाना है ना, इस प्राणी को बचाना है। तो हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्राणी को बचाने के लिए हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो एक कोशिश है उसमें से, जिसको हम कहते हैं अन्वेषिका। IAPT है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, और उसका एक यूनिट है अन्वेषिका, जो ओपन लैब्स हैं। वो जो सेंटर्स हैं अन्वेषिका के सेंटर्स, वो ओपन लैब्स हैं। ओपन का मतलब ये नहीं कि ताले नहीं लगते वहां पे, और दरवाजे हमेशा खुले ही रहते हैं, खराब हो गए बंद नहीं होते, है ना। कई बार दरवाजे बंद नहीं होते। हम जिस कमरे में ठहरे हैं, और सामने हमारे संतोष जी ठहरे हैं, हमारे भी दरवाजे बंद नहीं होते। संतोष जी अपना कमरा खुला छोड़ के आए हैं, ओपन छोड़ करके आए हैं। तो वैसा वाला ओपन लैब नहीं है ये, हमारे दरवाजे सब ठीक होते हैं। ओपन यानी हम कोई बाउंड्री नहीं खींच रहे, यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, आज ये वाला करना है, कल वो वाला करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है, 2 है, नहीं। ये ऐसी लैब्स है जहां जिसको जो करने का मन हो वो आए, अगर सामान है तो करे, नहीं सामान है तो सामान का जुगाड़ करे, और वहां आकर के वो एक्सपेरिमेंट करे। ऐसे 29 जगहों पर, 29 शहरों में हमारी ये ओपन अन्वेषिका है, और इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी टीम 1 मैन आर्मी, एक अन्वेषिका, एक व्यक्ति, हाँ, और वो लैब चल रही है, और वहां पे नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और वो अपनी टीम वहां पे बना रहे हैं, अपने आसपास के सबके स्कूल्स के, कॉलेज के शिक्षकों को, विद्यार्थियों को
ये दिव्य अनुभूति देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका स्कूल के नंबरों से, परीक्षा के नंबरों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी फिजिक्स हो रही है। ऐसी ये लेबोरेटरी है। यहां से हम तैयार कर रहे हैं कमिटेड और कॉम्पिटेंट फिजिक्स टीचर्स। और पीएलएफ जो आप देख रहे हैं वो हमारा एब्रिविएशन है फिजिक्स लर्निंग फ्रेंड्स। उनको हम फिजिक्स लर्निंग फ्रेंड्स कहते हैं जो इस काम में जुड़ते हैं। आगे बढ़िए थोड़ा। उनमें से एक अन्वेषिका है ये आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में, तो सैंपल के रूप में मैं उसके कुछ चित्र यहाँ इकट्ठे करके आया हूँ। हमारी ये अन्वेषिका एक शिक्षक के चारों बगल घूमती है। उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया अपने कॉलेज के अंदर में और फिर अपनी लोकल टीम बनाई और कर रहे हैं चंद्रशेखर जोगा जी। आप देखिए कितने सारे कार्यक्रम करते हैं। और एक बात और बता दें इनके बारे में, ये एक डिग्री कॉलेज के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर है चंद्रशेखर जोगा। और इनका कॉलेज इनके घर से इतनी दूरी पे है कि रोजाना इनको कम्यूट करने में 2.5 घंटे का समय एक तरफ से लगता है। और उसके बाद अपने कॉलेज के सारे ड्यूटीज पूरी करते हुए और 2.5 घंटा आना और 2.5 घंटा जाना करते हुए प्रतिदिन ये दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे स्कूलों के अंदर में, कभी उनको अपने केंद्र पे बुला करके, कभी उनके यहाँ जा करके इतना बड़ा इन्होंने नेटवर्क खड़ा किया है। आप देखिए पिछले 6 महीने के कुछ चित्र हैं, ये सारे नहीं हैं, पिछले 6 महीने के, अभी जो 6 महीने गुजरा है। हाँ, आगे बढ़ाते जाइए एक एक। हाँ, ये देखिए यही है जोगा जी जो बाईं तरफ खड़े हुए हैं, ये चंद्रशेखर जोगा जी है, ही इज द पर्सन। और आगे बढ़िए। डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट में जा करके ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अपने यहाँ उन्होंने ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, वो ले करके जाते हैं, वहां पे काम करते हैं। ये है अन्वेषिका का स्वरूप। और चलिए ये लेजर से कुछ एक्सपेरिमेंट सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट इनके खुद के डिजाइन किए गए। मेरा हर अन्वेषिका कोऑर्डिनेटर अपने एक्सपेरिमेंट खुद डिजाइन करता है अपने लैब के अंदर, जिसका उपयोग करता है। चलिए आगे चलिए। ठीक है। और आगे चलिए, और आगे चलिए। और आप देखेंगे जितने ऑडियंस होंगे, जो परफॉर्म कर रहे हैं शिक्षक होंगे, वो सब मुस्कुराते हुए दिखेंगे आपको। पढ़ते समय में नहीं मुस्कुराओगे तो कब मुस्कुराओगे? मुस्कुराते तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, मुस्कुराइए, आप साइंस पढ़ रहे हैं। हाँ जी चलिए। जिला परिषद का स्कूल है जिससे इनका कार्यक्रम चल रहा है। रॉकेट लॉन्च बहुत बढ़िया करते हैं ये, 6 मंजिल तक इनका रॉकेट जाता है और केवल साइकिल पंप से हवा भर करके, इसमें चित्र नहीं है। चलिए। 6 महीने, ये थोड़ा पुराना डेटा उठाया था मैंने। 6 महीने के अंदर हमारी अन्वेषिकाओं, 12 अन्वेषिकाओं की रिपोर्ट हमें मिली थी। 6 महीने के अंदर में 144 इस तरह के सेशंस हुए थे और 103 प्रोग्राम्स अलग से हैं, नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। संतोष जी ने भी चर्चा की थी। टोटल 247 प्रोग्राम हुए और कुल 26,000 विद्यार्थियों तक हम पहुंचे, करीब 4,000 शिक्षकों तक हम पहुंचे। तो जो है उनकी सेहत ठीक रखनी है और नयों को प्रेरित करना है, उनकी संख्या बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ानी है। तो स्टूडेंट्स पे इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्राणी जो है हमारे कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट फिजिक्स टीचर्स और जो हैं उन पर हम काम कर रहे हैं ताकि वो अपना बुलंदी के साथ चीजें आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट। ये जो हमारी अन्वेषिकाएं हैं उनका एक कार्यक्रम है NAEST, अभी बता रहे थे संतोष जी। ये एक नेशनल कंपटीशन है और किस चीज का? फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स करने का। अब तमाम ओलंपियाड्स और ये कंपटीशन, वो कंपटीशन, स्कॉलरशिप टेस्ट, फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो कॉल्ड कहे जाते हैं,
सब देखे होंगे, वो सब में थ्योरी ही रहती है। ये ऐसा हम लोगों ने शुरू किया है इसको 2011 से, कि इसमें एक्सपेरिमेंट करने के स्किल की जांच है। हम एक्सपेरिमेंट करने का क्यों इतना कह रहे हैं? इसलिए कि अगर आपको ज्ञान के माध्यम से और इस धरती और इस यूनिवर्स को, इस विश्व को समझना है ना, तो वो इक्वेशन से अकेले नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। प्रकृति को समझना है ना। गणित अलग है, फिजिक्स अलग है। गणित जो है मेरे को इतनी पसंद है कि मैं बहुत बार सोचता हूँ मैं गणित ही करूँ, फिजिक्स करूँ ही मैं, और कर भी रहा हूँ। मैं कर भी रहा हूँ। कैलकुलस की किताब पे बहुत काम कर रहा हूँ, एक कैलकुलस की किताब लिख रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा सब विषय है गणित, लेकिन उसका डोमेन अलग है। इमेजिनेशन का वहां बड़ा महत्व है, वहां पे इमेजिनेशन का बहुत महत्व है। और उसके बाद उसका जो लॉजिक और एक से दूसरे का प्रतिपादन, ये जो है वहां पे वो बहुत सशक्त है। और फिजिक्स का डोमेन क्या है कि जो हो रहा है, जो दुनिया है उसको समझने का है। तो जो दुनिया है उसको समझना है तो आप में एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, अन्यथा तो होने वाला है नहीं। इसलिए इतना जोर है इसके ऊपर। तो ये जो हमारा एग्जामिनेशन है, इसके कोई चरण है। अभी आपके पास जो हमारे यहाँ स्कूल के विद्यार्थी हैं 9वीं क्लास के ऊपर, और जो BSc MSc के अगर कोई विद्यार्थी हैं, उनके पास इसमें भाग लेने का मौका है। 20 मई तक हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसा कहा, NAEST आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको तुरंत पहला ही मिलेगा, NAEST 2023। वहां जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, सभी चीज वहां पे उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हर चीज वहां पे उपलब्ध है। आप वहां जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। हमारा पहला जो चक्र होने वाला है वो भी एक बहुत ही अलग किस्म का इम्तहान है, क्योंकि नंबर बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो शुरुआती चक्र जो है वो हमारा एक हम वीडियो दिखाते हैं, वीडियो क्लिप दिखाते हैं। 19 या 20 सवाल होते हैं प्रश्न पत्र में, और हर प्रश्न में हम एक वीडियो दिखाते हैं। वो वीडियो या तो मेरी लैब एक्सपेरिमेंट में से कुछ क्लिप है, और नहीं तो जो होता रहता है अपने किचन में होता रहता है, बाहर में होता रहता है, मैदान में होता रहता है, उसमें से कोई क्लिप है। और उसकी जो लंबाई है, उसका जो समय है उस वीडियो क्लिप का, वो हमेशा सेकेंड्स में रहता है, मिनट में हम नहीं जाने देते। हमारे 2 सेकंड के भी वीडियोस हैं, 5 सेकंड के भी वीडियो होते हैं, 15 सेकंड 25 सेकंड के तो बहुत सारे होते हैं, कोई 50 सेकंड के ऊपर जाते हैं। और फिर छोटी छोटी चीजें हैं, कढ़ाई के अंदर में तेल है, उसके अंदर में और आप पकौड़ा कर रहे हो, इडली के छोटे बड़े टुकड़े लेकर के आप पानी में डाल रहे हो, अलग अलग किस्म का उनका सिंकिंग का बिहेवियर है। ऐसे छोटे छोटे 10-15 सेकेंड टाइप के क्लिप होते हैं, और उसके ऊपर फिर MCQ सवाल होते हैं। वो बहुत ही अलग किस्म की परीक्षा है, जो आप कभी देखी नहीं होगी, आप सुनी नहीं होगी आप। प्रकृति के साथ जुड़ के परीक्षा है। किसी ठीक है, कंपटीशन है, रिजल्ट निकलेगा, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ करके परीक्षा है हमारी। जो हो रहा है उसके ऊपर है, और स्टैंडर्ड किताब में जो लिखा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं। लोग पूछते हैं मुझसे, इस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें? कुछ नहीं तैयारी करो, कर ही नहीं पाओगे, कोई तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सब आपका जाना पहचाना है। नहीं भी जाना पहचाना होगा तो भी अगर आपको दृष्टि है, चीजों को देखने की दृष्टि अगर आती है तो आप करोगे। उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने का है ही। तो ये पहला चक्र होता है। फिर यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तब सबसे रोचक चक्र तब आता है। हम लिख के भेजते हैं एक्सपेरिमेंट्स, चयनित बच्चों के द्वारा किए जाने वाले, और 3 एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं बच्चों को करने के लिए, जो जिनको हम चयन करते हैं इस स्क्रीनिंग से। और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके लिए आपको प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही करोगे। वो घर के ही सामानों से करोगे। आपके घर पे जो दाल चावल के डब्बे हैं, तेल जिसमें आप सरसों का तेल रखते होगे,
आपके घर में जो टेबल कुर्सी है, लैंप है, अलमारी है, चकला बेलन है, चिमटा है, उन्हीं से वो एक्सपेरिमेंट होगा। और सारे मेजरमेंट्स होंगे, ऐसे छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। सारे मेजरमेंट्स करने होंगे, टेबल्स बनेगी, ग्राफ प्लॉट होगा, एनालिसिस होगी, एरर की एनालिसिस होगी, कोई फिजिकल पैरामीटर कुछ निकाला जाएगा, भौतिक राशि कोई उसमें से निकाली जाएगी उस एक्सपेरिमेंट से। कभी पानी का सरफेस टेंशन आप निकाल करके बताओगे कितने टाइम पर सेंटीमीटर आया, कुछ और निकालोगे, फुल एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक भी इक्विपमेंट लैब का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मना है, नहीं करना है। ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना ये हम लोगों का काम है, हमारी टीम का काम है, सेंट्रल टीम का काम है, और हम लोग करते। अब आप सोचो अगर हमने भी वो जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ा होता, 100 में 100 नंबर लाया होता, तो आज हम ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की क्षमता रखते क्या? नहीं रखते हम। तो हम ऐसा करते हैं। और फिर चूंकि घर में एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो करीब 1000 बच्चे हम चुनते हैं जिनको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हम भेजते हैं करने के लिए। वो